झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ करे और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पे बैठा। जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला और लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि उन देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पर मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ? जितने उनकी संख्या है उतने मैं उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं चाह रहा हूँ कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊं। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है। जो आज हुआ है, ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना के रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूंगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में। समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसे करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे और बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं, देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूं, पूरे देश में निषाद का बेटा हूं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर सीट खाली हुआ और उसका पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे। मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहां पे चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी को लेके विरोध किए। तो भैया आप बताइए, मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाके मांगू या मैं राहुल गांधी जी से मांगू? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता कि वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश के जनता का प्रधानमंत्री है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री से अगर जो हमने सोचा था, जो हमारे समाज का हक अधिकार है, वो हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगे? आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल मैं किनसे करूंगा? आज उनसे मैं मांगने का काम किया तो उनको लगता है कि ये गलत किया। आज उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने में तो आपने कुछ नहीं बात रखा। लेकिन मुकेश सहनी को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया है। तो खैर, आपका जो निर्णय था आपने लिया है। अभी हमें
बिहार में बिहार की जनता के लिए, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं काम करते रहूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूं। अगर चार बात अगर आपका मानता हूं तो चार बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर कहेंगे कि मैं शहंशाह हूं तो मैं इस दुनिया में, इस धरती पर किसी को शहंशाह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज करने के लिए। तो इसलिए आज जो हुआ है ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है। ये संसार में हमेशा होते रहा। जब गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने भी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ। उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए। फिर क्या हुआ, तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपने रास्ता अलग बनाएंगे। तो वैसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए। आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके पर भी आप भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज है। आज मैं चाहता तो चैन से जिंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अब मेरे हाथ में था ही क्या जो मैं खो गया। कल फिर 4 बनाया, फिर 40 बनाएंगे। लोगों का भरोसा अगर हम पे रहा तो निश्चित तौर पे हम अपने कामयाब होंगे। तो इसलिए इससे मैं ज़्यादा भयभीत नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि बोछा में मजबूती से हमारा जो जनाधार है, जो ताकत है, उसको लगाकर बोछा सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बाकी जिंदगी में जो कठिनाई अभी दिख रहा है आप लोगों के सामने में, इससे बड़े बड़े कठिनाई को हमें सामना करना पड़ेगा। आज देखिए, लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा। इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप तो देखिए, ये बड़ी खबर, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो बीजेपी को लेकर लगातार मुखरता से वो बोलते रहे और मेरे काम से बीजेपी को परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा संजय जायसवाल पर भी उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुकेश सहनी, आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया और वीआईपी छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों को बधाई भी मुकेश सहनी ने दी। तो पटना से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे काम से बीजेपी को परेशानी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल पर भी उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी बड़ी बातें, आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बढ़ते आगे और बात अब धनबाद की। धनबाद में पार्वती के शव के साथ परिजनों का धरना चौथे दिन भी जारी है। पुटकी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम ऑफिस के टॉयलेट में महिला की मौत मामले की जांच करने कल पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन उसे परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों ने जीएम और कार्मिक प्रबंधक पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी है और इसे लेकर लोग शव के साथ धरने पर बैठे हैं। कल एएसपी ने जीएम ऑफिस के महिला टॉयलेट का जायजा लिया, जहां फंदे से झूलता पार्वती का शव बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। बीसीसीएल का इधर ऑफिस है, उसके टॉयलेट में एक लड़की है, उसका गले में फंदा लगा हुआ मृतक पाया गया था। तो एक तो एफआईआर हुआ है पुटकी थाना में मर्डर केस में और 2 प्राथमिकी अभियुक्त के नाम कंप्लेंट में दिया गया है। तो उसी की जांच में हम लोग आए थे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और यहाँ पे ग्रामीण लोगों का डिमांड है कि उन दोनों का तुरंत अरेस्टिंग किया जाए। हम लोग उसका जाँच कर रहे हैं और जैसे फर्दर रहेगा उसके
और इस पूरे मामले पर पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे। सवाल ये कि 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है। तो इस पूरे मामले के बाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल ये कि क्या रसूखदारों के आगे बेबस है पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है, शव के साथ प्रदर्शन जारी है। इस पूरे मामले पर पुलिस पर कई गंभीर सवाल, परिजनों के एफआईआर पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। आखिर परिजनों ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं। जीएम और कार्मिक प्रबंधक की से पूछताछ अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं की गई। और यह भी एक गंभीर सवाल कि कब आएगी पार्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। धरना खत्म कराने पर क्यों गंभीर नहीं दिखता प्रशासन। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले पे अभी क्या कुछ जानकारी? फिलहाल तो जो पार्वती का शव है उसको लेकर जीएम कार्यालय में उनके परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में वहां बैठे हुए और अब तक भी उनका एक ही मांग है कि जब तक जीएम और कार्मिक प्रबंधक की गिरफ्तारी नहीं होगी वह शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। कल जो है एएसपी भी मौके पर जांच किए हैं, लगभग 3 दिन के बाद जांच किए हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ चुका है। जहाँ तक कि अब इसकी गूंज जो है सदन तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो है पुलिस जब नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं वो जीएम या कार्मिक प्रबंधक को गिरफ्तार करने के प्रयास करिए। और जब एएसपी से पूछा गया कि वाकई वो लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने असमर्थता जताई कि वो लोग कहाँ हैं, जिसकी जानकारी हमें भी नहीं है। फिलहाल अभी तक ग्रामीण वहाँ डटे हुए हैं और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी उन लोगों को वहां से उठना असंभव है। फिलहाल अब जो स्थिति है वो बहुत ही कहा जाए तो एक तरह से तनावपूर्ण हो चुका है। अब जो भी लोग वहां जा रहे हैं उन लोगों को परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। बढ़ते आगे, झारखंड में आज से मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई है। 2 पालियों में हो रही परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां चाक चौबंद हैं। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा के साथ छात्रों की निगरानी पूरी तरह से हो सके। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का है और सेकेंड सिटिंग में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है और कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक लंबे बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे और उनके एंट्री के समय में भी हम लोगों को उनके डिस्टेंस का ख्याल रखना है। सीसीटीवी हर एक कमरे में लगाया गया है ताकि हर एक परीक्षार्थी पर नज़र रखी जा सके और पूरा हम लोगों का कोशिश है कि कदाचार मुक्त परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। राज्य में होने वाली इस परीक्षा में करीब 1900 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो समय है वो सुबह 9:45 से शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इंटर की परीक्षा सेकेंड हाफ में ही शुरू हो पाएगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसे लेकर तमाम माकूल तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। देख सकते हैं जो अभी जो आंसर शीट है वो भी स्कूलों तक पहुंच रहा है। क्वेश्चन पेपर पूरी सुरक्षा इंतजामात के साथ यहां पर पहुंचा रहा है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा जो है वो संभव हो सके। वहीं दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन का भी पूरी तरह से अक्षरशः पालन होगा। किस तरह से मैम स्कूल में इंतजामात किए गए हैं ताकि जो कोविड गाइडलाइन है उसका भी फॉलो किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हो सके। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। सभी लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मास्क पहन के ही आए, सारे स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ जितने हैं सारे, और सैनिटाइजेशन का पूरा व्यवस्था है। आम जो कवायद है वो पूरी कर ली गई है। कदाचार मुक्त और कहा जाए तो पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में परीक्षा हो, इसे लेकर हर तरह से मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की दिक्कतें जो है छात्रों को ना हो और वे मतलब कहा जाए तो सुरक्षित माहौल में परीक्षा दे सके। वहीं कदाचार मुक्त करने को लेकर, परीक्षा आयोजित करने को लेकर भी जो विभाग है और शिक्षा विभाग है वो दोनों पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मैट्रिक इंटर के परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पूरी तैयारी दिखी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की 2 साल तक मार झेलने के बाद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी भी जागरूक दिखे। परीक्षार्थियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोविड के कारण उन्हें भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पिछले 2 साल से स्कूल जो हो गया उनके लिए काफी दूर हो गया था क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई में ही व्यस्त थे। ऐसे में पढ़ाई को लेकर भी उनकी टेंशन काफी ज्यादा हुई है। ऐसे में एग्जाम
किस तरह से तैयारी की आप लोग? सर तैयारी तो अच्छा हुआ है, स्कूल में ही तैयारी किया और घर पे भी किए हैं। हाँ। तो आज एग्ज़ाम है, परीक्षाएं हैं आज से, कोविड गाइडलाइन का कितना अनुपालन करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले आप लोगों को? हाँ सर, जैसे कि बेंच पे 2 ही लोग बैठेंगे और दूरी रखना है और मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है। आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है पहली पाली में आप लोग? IT का। IT। तैयारियां पूरी हैं? हाँ। स्कूल आने में डर तो नहीं लगा, क्योंकि कोरोना का खतरा भी उधर काफ़ी देखा आप लोगों ने? नो सर, डर नहीं डर। तो कहा जाए तो आप लोग भी किस चीज़ की एग्ज़ाम है आज आप लोगों का? हिंदी। हिंदी का। आपका? हिंदी का ही है। कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है, मास्क वगैरह तो दिख रहा है आप लोगों का। तो क्या कुछ बोला गया, सैनिटाइजेशन वगैरह की भी व्यवस्था है? हाँ, एक बेंच पे 2 ही जन बैठ सकता है, सैनिटाइजर यूज हमेशा करना रहता है और हाथ धो के पूरा सफाई से, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन का यूज करना रहता है। तो कहा जाए तो पूरी तरह से छात्र भी कोविड को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसके अनुसार छात्र भी उसका अनुपालन करते हुए दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कराया जा रहा है, न सिर्फ बैठने के दौरान परीक्षा में, बल्कि जो स्कूल के अंदर एंट्री है उस समय भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा, जैसा कि प्रधानाध्यापक ने भी कहा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भी तमाम इंतजामात जो हैं वो स्कूलों में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां नामकुम थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव में एक घर में आग लग गई और मिली जानकारी के मुताबिक कालू मिंज के घर में आग लगी थी। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 1.5 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर गढ़वा के महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिले के भंडरिया, मेराल, गढ़वा सदर, बरडीहा के पहाड़ी और जंगली इलाके में आग की लपटें धधक रही है। दरअसल महुआ चुनने में परेशानी ना हो इसके लिए ग्रामीण जंगलों को में आग लगा देते हैं। आग की चपेट में आने से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों की भी मौत हो रही है। इधर आग लगी की बढ़ती घटनाओं के बाद भी वन विभाग लापरवाह दिख रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से लोगों में जागरूकता ये फैला रहे हैं, बनकर जा जाके कि आप लोग जंगल में आग न लगाएं और आप चुन सकते हैं महुआ, लेकिन इससे जो हो रही है क्षति, ताकि लोग होने वाली क्षति और इसके जो प्रभाव हो रहे हैं जंगल पे, गाँव को जागरूक किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ भी रही है। लेकिन छिटपुट जो घटना हो रही है इसमें हम लोग सजग हैं और JFMC को भी इसके माध्यम से जागरूकता फैलाना है कि इस पर रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 महीने के भीतर 20,000 पदों पर वैकेंसी निकालने का ऐलान किया है और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे पर भी सफाई देते नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, नौकरी की नहीं। वहीं सीएम ने साफ कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनेगी, अगर बनी भी तो इसे कोर्ट नहीं मानेगा। सीएम ने विपक्ष पर युवाओं को उकसाकर सड़क पर उतारने का भी आरोप लगाया है। कि लोग काफी संवेदनशील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।